बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहला एल्कोहल का लेक्चर पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें लेसन 1 to 6 थे। अलग अलग भी मैंने पोस्ट किए हैं और पूरा भी आपको चैप्टर पोस्ट किया। अब इस दूसरे एल्कोहल वाले में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइऑल्स और ट्राइऑल्स के बारे में। जो कंपाउंड है उसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स उपस्थित हो, हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और उनका जो जनरल नेम है इसका ग्लाइकॉल। यदि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राइऑल कहते हैं। दोनों ही प्रकार के कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये एल्कोहल्स की सभी जनरल रिएक्शंस देते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन। जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, इनमें जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है उसके आधार पे इनको हम वापस से कहते हैं अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल या गामा ग्लाइकोल। जैसे यदि दो नेबरिंग निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं का ही OH ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं 1,2 या अल्फा ग्लाइकोल। यदि वो 1 और 3 पे है तो फिर वो 1,3 ग्लाइकोल या बीटा ग्लाइकोल। यदि वो 1,4 पे है तो उसको फिर गामा ग्लाइकोल कहते हैं। जो अल्फा ग्लाइकोल है, अल्फा ग्लाइकोल में क्या है, दो नेबरिंग पे, जैसे एल्किल हैलाइड को कहते थे विसिनल हैलाइड, उसी तरह से इनको भी हम विसिनल ग्लाइकोल भी कहते हैं। ये एल्केन के दो डिफरेंट कार्बन एटम्स को प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त होते हैं। नोमेनक्लेचर। इन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए जनरली दो सिस्टम है। पहला है कॉमन सिस्टम। जिस एल्कीन के हाइड्रोक्सिलेशन से 1,2-डाइऑल प्राप्त हुआ है उसी एल्कीन के जनरल नाम के आधार पर एल्कोहल का नाम बोला जाता है इस सिस्टम में। जैसे ये एथिलीन से बना है तो इसलिए इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। ये एल्कीन प्रोपीन से बना है तो इसलिए इसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ये ब्यूटिलीन से बना है तो ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। इसी तरह से आइसोब्यूटिलीन ग्लाइकोल। बीटा और गामा डाइऑल को पॉलीमेथिलीन, मैथिलीन ग्रुप होता है CH2 के नाम भी से भी इस कॉमन सिस्टम में बोलते हैं। जैसे इसमें ये 1 मैथिलीन, 2 मैथिलीन, 3 मैथिलीन है, यानी ट्राई मैथिलीन ग्लाइकोल। इसमें 1, 2, 3, 4 है, यानी टेट्रा मैथिलीन ग्लाइकोल। अब जो मोस्ट फेमस और वेल एक्सेप्टेड सिस्टम है IUPAC सिस्टम। जिस एल्केन के हाइड्रोक्सिलेशन से डाइहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है उस हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ डाइऑल अनुलग्नित किया जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मिनिमम नंबर द्वारा प्रदर्शित करके डाइऑल के पहले लिख देते हैं। यौगिक में प्रेजेंट अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को, कार्बन एटम को मिनिमम नंबर देके इसके पूरे नाम को पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देते हैं। जैसे ये 1, 2, 3 प्रोपेन से बना है तो ये प्रोपेन के बाद ये OH 1 और 2 पे है, 1, 2, लास्ट में डाइऑल। ये भी प्रोपेन से बना है, प्रोपेन 1 और 3 पे है, प्रोपेन 1, 3 डाइऑल। तो इस तरह से IUPAC नेचर है। अब है इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाए थे हमने एल्कीनों से। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एल्कीन से बनाने के लिए हाइड्रोबोरेशन और आपके मर्क्यूरेशन, इस तरह की रिएक्शंस पड़ी थी।
डाइऑल भी हम बना सकते हैं। वहाँ एल्किनो फर्स्ट ईयर में एल्किनो की ऑक्सीडेशन में ये बने थे। एल्किनो का ऑक्सीडेशन कहलाता है एक हाइड्रोक्सिलेशन, जो आपके न्यूट्रल या माइल्ड कंडीशन का बेसिक KMnO4 है, जिसको हम कहते हैं बेयर रिएजेंट। इसकी हम एल्कीन से क्रिया कराएं तो हमें ये डाइऑल प्राप्त हो जाते हैं। ये एल्कीन का टेस्ट भी है। ये बेयर रिएजेंट का पर्पल कलरलेस हो जाए तो ये पुष्टि होती है कि दिया गया कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला है, एल्कीन वाला है। इसकी मैकेनिज्म जो रिएक्शन है उसमें आपके साइक्लिक मैग्नेट एस्टर बनने के कारण जो हाइड्रोलाइसिस है उसके बाद में सिस डाइऑल बन जाता है। ये एल्कीन KMnO4 बेसिक मीडियम ये आपके साइक्लिक एस्टर बनता है, और इस साइक्लिक एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो आपके बन जाता है ग्लाइकोल। दूसरा बनाने का मेथड है एल्कीनो से। एल्कीनो की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSOR4 की से करा दें तब भी आपके सिस 1,2 डाइऑल प्राप्त हो जाता है। इसमें भी साइक्लिक इंटरमीडिएट ऑस्मियम एस्टर बनता है। ये आपके एल्कीन, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से पहले साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर बनता है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो सिस प्रोडक्ट मिल जाता है। इस रिएक्शन की खासियत है कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। जो आपके पर एसिड्स हैं, पर एसिड्स C6H5, पर बेंजोइक एसिड, पर फार्मिक एसिड, इनकी रिएक्शन भी एल्कीन से कराएं तो आपके ट्रांस डाइऑल प्राप्त होते हैं। ऊपर जितने भी दो मेथड पड़े थे वहाँ सिस प्रोडक्ट मिला था, यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें साइक्लिक ऑक्सीरेन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ये पर एसिड से एक ऑक्सीजन यहाँ इससे जुड़ के ऑक्सीरेन बनने के बाद अब जो OH ग्रुप का अटैक होगा इसकी अपोजिट साइड से हो सकता है, यानी ट्रांस ग्लाइकोल प्राप्त होता है। डाइऑल बनाने के मेथड में पहले एल्कीन से हम बनाने के तरीके पढ़ चुके हैं। अब 1,2 डाई हेलो एल्केन, ये भी हाइड्रोलाइसिस कराने पे वो हाइड्रोलाइसिस हम एक्वस NaOH के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएं और आपके 1,2 डाई हेलो एल्कोन्स को बॉईल करें तो इस हाइड्रोलाइसिस के द्वारा 1,2 डाइऑल प्राप्त हो जाते हैं। इस रिएक्शन में कुछ मात्रा में विनाइल हैलाइड को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अतः डाइऑल की यील्ड में वृद्धि करने के लिए डाई हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम एसीटेट तथा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल से करा के डाई एसीटेट बना के और फिर हाइड्रोलाइसिस करके यदि हम डाइऑल बनाएं तो डाइऑल की मात्रा यील्ड ज़्यादा प्राप्त होती है। ये रिएक्शन दे रखी है कि 1,2 डाई हेलो एल्केन एक्वस NaOH या सोडियम कार्बोनेट से हाइड्रोलाइसिस कराएं तो 1,2 ग्लाइकोल। ये यहाँ Br ग्रुप हटा के KBr माइनस होके ये डाई एसीटेट और डाई एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस करें तो ग्लाइकोल। अगली बनाने की विधि है क्लोरोहाइड्रिन द्वारा। जो एल्कीन है उस एल्कीन की यदि रिएक्शन हाइपोहेलस एसिड से कराएं तो बना हुआ हमारा ये क्लोरोहाइड्रिन कंपाउंड बन जाता है। इस क्लोरोहाइड्रिन को हम एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बॉईल करें तो डाइऑल प्राप्त हो जाते हैं। अगला बनाने का मेथड है एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा। यह एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की आपकी इंडस्ट्रियल मेथड है। इस मेथड में एथिलीन या जिसको एथीन भी कहते हैं और आपके एयर के मिक्सचर को हाई प्रेशर पर रेड हॉट सिल्वर कैटलिस्ट के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। इससे प्राप्त एथिलीन ऑक्साइड का
हम हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो आपके ग्लाइकोल प्राप्त हो जाता है। ये आपके एथिलीन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट सिल्वर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट गिव्स आपके एथिलीन ऑक्साइड which on hydrolysis with dilute HCl gives diol। अब इनकी केमिकल रिएक्शन, जो आपके विसरल ग्लाइकोल है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर एथिलीन ग्लाइकोल। यह प्राइमरी अल्कोहल की जनरली सभी रिएक्शंस देता है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होने पर दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। यह आप निम्न रिएक्शन से मालूम कर सकते हैं। जैसे आपके सोडियम के साथ क्रिया यदि कम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएं तो केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही प्रतिस्थापित होकर मोनोसोडियम साल्ट बनता है। लेकिन यदि ताप बढ़ा दें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके डाई सोडियम साल्ट प्राप्त होता है। जो दूसरी रिएक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में स्लो होती है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो ये आपके मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, यदि टेम्परेचर और बढ़ाया हमने तो ये आपके डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। यहाँ से ये इस रिएक्शन से धीमी गति से होती है डाई सोडियम साल्ट बनने की रिएक्शन। जो एक OH ग्रुप होता है वो क्या करता है, -I इफेक्ट दूसरे को डालता है, जिससे दूसरे OH ग्रुप की एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। अतः जब मेटल से रिएक्ट कराते हैं तब एक OH ग्रुप के एसिडिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर मोनोसोडियम साल्ट बनता है और इस साल्ट का दूसरे OH ग्रुप की एसिडिटी पर अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। इस एल्कोक्साइड आयन का जो होता है +I इफेक्ट होता है और दूसरे OH ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूशन है वो कठिन हो जाता है। इसी कारण जो दूसरी रिएक्शन है डाई सोडियम साल्ट बनने की, मोनो से डाई बनने की, वो स्लो स्पीड से होती है। और रिएक्शन है इसकी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, यह 2 स्टेप में करता है। एक स्टेप में जब टेम्परेचर 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो आपके एक OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होके ये आपके क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा और फिर उसके बाद और ज़्यादा टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 1,2-डाई क्लोरो एथेनॉल बन जाएगा। ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन है वो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बने। इस रिएक्शन में आपके C बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है या यह बंद अनइफेक्टेड रहता है। यह यहाँ नीचे दी गई रिएक्शंस में दे रखा है। जैसे हम यदि लेड टेट्राएसीटेट या पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो ग्लाइकोल में C बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और आपके प्रोडक्ट एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। जो लेड टेट्राएसीटेट है उसकी क्रिया के पश्चात यदि डाइऑल के सब्स्टिट्यूएंट R और R' एक ही ग्रुप है तो 2 मोल एल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म यहाँ दे रखी है। ये आपके एसिटिक एसिड निकल जाएगा, साइक्लिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा और इसमें फिर 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट में इस तरह से रीअरेंजमेंट के द्वारा आपके 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पर आयोडिक एसिड में भी यही है कि C से क्लीवेज होके 2 एल्डिहाइड, यहाँ भी आपके ये H2O निकल के साइक्लिक 5 मेंबर्ड इंटरमीडिएट और ये आपके 2 एल्डिहाइड। ये दोनों अभिक्रियाएं किसी डाइऑल में OH ग्रुप की पोजीशन बताने में मदद करती है, क्योंकि ये रिएक्शन डाइऑल के 2 कार्बन एटम
जिन पे निकटवर्ती नेबरिंग कार्बन एटम पे पहुंचे थे, उनमें ही यह ऑक्सीडेशन होता है इन रिएजेंट के द्वारा, टेट्रा लेड टेट्रा एसीटेट से और पर आयोडिक एसिड से। और प्राप्त कंपाउंड आपके एल्डिहाइड या कार्बोनिल होते हैं, तो इनकी पहचान यदि एल्डिहाइड कीटोन की हो तो हम डाइऑल बता सकते हैं। इन दो के अलावा और भी बहुत सारे रिएजेंट हैं, जैसे एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल परमैंगनेट या क्रोमिक एसिड या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनके साथ यदि ऑक्सीडेशन कराएं तो एसिड प्राप्त होते हैं। यहाँ भी सी बॉन्ड सी से आपके कंपाउंड का क्लीवेज हो जाता है। अब सी बॉन्ड सी बॉन्ड के क्लीवेज के बिना ऑक्सीडेशन, दोनों OH ग्रुपों के ऑक्सीडेशन से ये थ्योरेटिकली इस तरह से ये कंपाउंड बन सकते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में हो जाए, दूसरा वाला अनअफेक्टेड रहे, एक ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। यदि इसी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए एसिड ग्रुप में तो ग्लाइकोलिक एसिड, या दूसरी संभावना हो सकती है इस 1 डिग्री का एल्डिहाइड में हो जाए यानी ग्लाइऑक्सेल, एंड देन फिर ऑक्सीडेशन हो एल्डिहाइड ग्रुप का यानी ये ग्लाइऑक्सेलिक एसिड। यहाँ इसका ग्लाइकोलिक एसिड में प्राइमरी एल्कोहल का एल्डिहाइड में हो जाए तब भी ये ग्लाइकोलिक एसिड, और बचा हुआ अब एक ऑक्सीडाइज होने वाला ग्रुप एल्डिहाइड, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाए तो ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारे आपके सैद्धांतिक थ्योरेटिकल प्रोडक्ट हैं जो विदाउट सी बॉन्ड सी के क्लीवेज के ये डिफरेंट 1 2 3 4 5 कंपाउंड बन सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जैसे डाइल्यूट HNO3, बेसिक KMnO4 के साथ प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। जो विसिनल डाइऑल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके रीअरेंजमेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को पिनेकोल पिनेकोलोन के पुनर्विन्यास कहते हैं और इससे प्राप्त 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 का नाम है पिनेकोलोन। ये पिनेकोल और ये जो 3 डिग्री कार्बन एटम पे जब आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है आपके पिनेकोल, और इससे रीअरेंजमेंट के बाद बनता है पिनेकोलोन। ये आपके एक अंतराणुक रीअरेंजमेंट है जो फॉलोइंग स्टेप में होता है। सबसे पहले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई सा भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड हो जाता है एसिड के प्रोटोन के द्वारा, ये आपके प्रोटोनेटेड हो गए। अब ये जो प्रोटोनेटेड पिनेकोल है इससे वाटर के एक मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ से हट जाए तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर कार्बोकेटाइन में मैथिल ग्रुप के 1-2 माइग्रेशन से जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेबरिंग कार्बन एटम पे आ जाता है। ये 1 से 2 पे शिफ्ट हो गया मैथिल, और ये आ गया आपके 1-2 मैथिल ट्रांसफर, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन। ये इस प्रकार के मैथिल ग्रुप माइग्रेशन से ये यहाँ पे कौन सा है 2 3 2 मिथाइल ग्रुप, और इससे ये होने वाला है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और यहाँ पे आपके जब ये ट्रांसफर हो गया तो ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये 1-2 मैथिल माइग्रेशन हो जाता है। और इस मैथिल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है, ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन यानी कि स्टेबिलिटी। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपकी हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के रूप में रिलीज होकर आपके पिनेकोलोन कंपाउंड बन जाता है। जिन डाइऑल में सिमेट्रिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे मैथिल और फेनिल, तो वहाँ पे वो ग्रुप का माइग्रेशन होता है जिससे अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। जैसे यहाँ पे ये मैथिल है और ये
पैनल है। तो अब इसमें कहाँ से माइग्रेशन होगा, जहाँ से अधिक, ये आपके प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल हटा, वाटर मॉलिक्यूल हट के ये कार्बोकेटायन। यदि इस वाले का प्रोटोनेशन होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल हट के ये कार्बोकेटायन, फर्स्ट और सेकंड। जो सेकंड वाला है उसकी तुलना में फर्स्ट वाला, क्योंकि ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, अधिक स्टेबल है, क्योंकि इसमें धनावेशित तो कार्बन परमाणु पर बेंजीन रिंग, जिसपे कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता ही है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसी कारण मैथिल ग्रुप का 1,2 माइग्रेशन होता है, और जो अंतिम प्रोडक्ट है वो क्या होता है, आपके 3,3 डाइफेनिल ब्यूटेन 2 ऑन। अब फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, जैसे हमने सिंपल मोनो एल्कोहल में पढ़ी थी कि आपके एल्कोहल फास्फोरस हैलाइड PCl3 PbR3 PI3 से रिएक्शन करके आपके हेलोजन एल्किल हैलाइड बनाते थे, या दोनों OH हटके ये डाई हैलाइड बन जाएंगे। लेकिन यदि आयोडीन से रिएक्शन कराई तो दो नेबरिंग कार्बन एटम पर बड़े आकार का ये आई नहीं रह सकता, जैसे एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वैसे ही ये 1,2 आयोडो वाला अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इससे तुरंत ही आयोडीन रिलीज होकर एल्कीन प्राप्त होती है। अब इनका है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन। दो OH ग्रुप है, यानी कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और डाई एस्टर का फॉर्मेशन होगा। पहले एक मॉलिक्यूल के साथ मोनो एस्टर बन गया, फिर दूसरे के साथ डाई एस्टर। यदि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो फिर क्या होता है कि डाईऑल कंडेंसेशन पॉलीमर बना लेता है। ये इस तरह से ये OH और H रिएक्शन कर लेंगे, ये OH और H, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे। इस रिएक्शन में आपके जो पॉलीमर बनता है वो टेरालीन या टेरीन या डेक्रोन बनना जा सकता है। ये इस तरह से ये यहाँ से निकला वाटर, ऐसे ही दूसरा यदि मॉलिक्यूल हो तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, इनके साथ डाईऑल की रिएक्शन कराएं तो आपके डाइनाइट्रेट बनता है, जो कि आपके एक विस्फोटक प्रकृति का कंपाउंड होता है। अब और है रिएक्शन इसकी निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में डिफरेंट निर्जली कारकों से ये आपकी अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ टेबल में बना रखा है, यदि हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से करें तो ये वाटर यहीं से OH और H ये निकल के क्या बनता है ये, और फिर ये इनॉल रूप है, ये कीटो रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटल्डिहाइड बनता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से आपके आफ्टर डिहाइड्रेशन। यदि हाई टेम्परेचर पे सिल्वर के साथ करें तो यही दोनों OHO में से ये H2O निकल जाता है, यानी कि एथलीन ब्लैक ऑक्साइड बन जाता है। सांद्र H2SO4 के साथ कराएं तो इसके दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, 1,4 डाइऑक्सेन बनता है। यदि हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराएं तो दो ओपन चेन के मॉलिक्यूलों में से वाटर निकल के ये बन जाता है। जो 1,4 डाइऑक्सेन है ये वाला, इसका जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग होता है। अब इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं तो आपके साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल बनते हैं। यहाँ से वाटर निकल गया, ये साइक्लिक कीटल बन गया, कीटोन से रिएक्शन कराएंगे। अब HiO4 से यदि ऑक्सीडेशन करा दिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपके,